नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचालक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए साइंस की केमिस्ट्री की मैराथन क्लास को आगे बढ़ाएंगे और ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोग को स्टेट ऑफ मैटर्स और एसिड और बेस के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। आज की इस क्लास में हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री में दो बहुत ही बड़े टॉपिक है। पहले तो आपका पीरियोडिक टेबल और दूसरा मेटल और नॉन मेटल। अगर आप ये दोनों चैप्टर को ख़त्म कर लेते हो तो आपका आधा केमिस्ट्री यहीं से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल इस टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग पीरियोडिक टेबल और पॉलीमर टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, कई लोग का ये डिमांड था कि सर आप केवल ऑब्जेक्टिव क्लास ही लेते हो, सब्जेक्टिव क्लास नहीं लेते हो, ऐसा करके। तो मैं सब्जेक्टिव क्लास भी आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ जी, है ना। चलो तो शुरू करते हैं फिर आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आपका मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। मेटल और नॉन मेटल को हिंदी में क्या कहा जाता है, आपका धातु और अधातु। ठीक है, जो मेटल और नॉन मेटल है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, धातु और अधातु कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आपका धातु किसे कहा जाता है और अधातु किसे कहा जाता है। ठीक है, चलो जी। एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ आपका मेटल और एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ, नॉन मेटल। मेटल और आपका नॉन मेटल। चलो अब इसको हम लोग बढ़िया दोनों को तुलना करते हुए समझेंगे, आपका धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है मेटल और सॉलिड। पहले आपको ध्यान रखना है मेटल, मेटल और सॉलिड, मेटल और सॉलिड। अर्थात जो धातुएं होती है ना, ये क्या होती है, कठोर होती है। ध्यान रखना, तो लिख दे रहा हूँ, देखो धातुएं, धातुएं क्या होती है जी, कठोर होती है। धातुएं कठोर होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अधातु में ध्यान रखना है, नॉन मेटल में ध्यान रखना है आपका अधातुएं। अधातुएं प्रायः, अधातुएं प्रायः गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं प्रायः गैसीय अवस्था में, ठीक है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं प्रायः गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, पहला अंतर, है ना। लेकिन केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में तो अपवाद रहेगा ही रहेगा। मैंने बोला कि धातुएं प्रायः क्या होती है, कठोर होती है, ठोस होती है। मेटल और सॉलिड, धातुएं कठोर होती है, ठोस होती है, लेकिन अपवाद भी तो है। इसका अपवाद क्या क्या है, ध्यान रखना। आप लोगों ने सुना होगा पारा, पारा जिसको Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, मरकरी के नाम से भी जानते हैं। जो पारा है ना, ये क्या है आपका, ये कमरे के तापक्रम पर, कमरे के, पारा कमरे के तापक्रम पर कौन से अवस्था में पाया जाता है, कमरे के तापक्रम पर ये आपका द्रव अवस्था में, कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, पारा है। लेकिन दो धातु और है, दो धातु और कौन कौन से है, पहला आपका सीजियम, पहला सीजियम और दूसरा आपका गैलियम, पहला सीजियम और दूसरा गैलियम, पहला सीजियम और दूसरा आपका गैलियम, है ना। ये पहला हो गया आपका, दूसरा। तो दो धातु और है, ये भी आपका कौन सा अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। ये भी आपका द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन ये धातु है, हमने देखा कि धातुएं तो कठोर होती है, लेकिन आपका पारा है वो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन और दो धातु है, कौन कौन सा, सीजियम और गैलियम। अब देखो, ये जो सीजियम और गैलियम है ये कब द्रव अवस्था में पाया जाता है, जब टेम्परेचर को ना आप रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ा देते हो। रूम टेम्परेचर आपका 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है आइडियल। अगर हल्का सा और टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना, तो ये आपका जो सीजियम और गैलियम ये भी आपका द्रव अवस्था में फिर मिलेगा। और हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि आपका कौन से जो दो धातु है उसको हथेली पर रखने पर वह पिघल जाता है। तो ध्यान रखना सीजियम और गैलियम, है ना, याद रखना इनको, है ना। नोट लिख रहा हूँ, नोट। इन्हें, इन्हें मतलब इन दोनों की बात हो रहा है। इन्हें, इन्हें हथेली पर रखने पर, इन्हें हथेली पर, हथेली पर, इन्हें हथेली पर रखने पर, हथेली पर रखने पर, रखने पर यह पिघल जाता है। यह क्या हो जाता है, पिघल जाता है। इन्हें हथेली पर रखने पर यह क्या हो जाता है, आपका पिघल जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे सबको समझ में, बताइए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम लोग अधातु के बारे में। मैंने बताया कि अधातुएं प्रायः गैसीय अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इसका भी तो अपवाद है। केमिस्ट्री में अपवाद बहुत सारे हैं, जिसका भी अपवाद है। याद रखना, जो आपका हीरा हो गया, है ना, हीरा के बाद आपका ग्रेफाइड हो गया। ठीक है, ग्रेफाइड, ग्रेफाइड के बाद आप लोग को ध्यान रखना है क्या जी, आपका आयोडीन हो गया। आयोडीन के बाद आपको ध्यान रखना है जी आपका फास्फोरस हो गया, फास्फोरस। हीरा, ग्रेफाइड, आयोडीन, फास्फोरस, ये सब क्या है, ये सब आपका अधातु होते हुए भी, ये सब अधातु होते हुए भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अवस्था में, ठोस अवस्था में पाया जाता है। मैंने क्या बोला था, जनरली जो आपका अधातुएं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद है हीरा, ग्रेफाइड, आयोडीन, फास्फोरस, ये सब आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, ब्रोमीन, है ना। ये ब्रोमीन, ये भी क्या आपका नॉन मेटल है, और ये आपका रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर ना, कमरे के तापक्रम पर, ये आपका रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अवस्था में, द्रव अवस्था अर्थात लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आशा कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। क्या क्या बताया,
धात्विक सामान्यता कठोर होती है और अधात्विक सामान्यता गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन अपवाद मैंने बताया, धातु में मैंने क्या अपवाद बताया कि जो आपका पारा है वो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी पारा को मरकरी के नाम से भी जानते हैं। और मैंने बताया कि अगर कमरे के ताप से थोड़ा सा टेम्परेचर को और आप बढ़ा दोगे तो आपका गैलियम और सीजियम, ये दो धातु है, ये भी आपका द्रव अवस्था में पाया जाएगा, है ना। और इन्हें आपका सीजियम और गैलियम को हथेली पर अगर आप रखोगे तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। हमने देखा कि अधातुएं प्रायः गैसीय अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अपवाद भी तो है, हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, फास्फोरस, है ना, ये सब आपका किस में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन ब्रोमीन ये अधातु होते हुए भी आपका रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलो आगे बात करते हैं, ये पहला चीज होगा। आगे बात करते हैं दूसरा ध्यान रखना आपको, धातुएं आघातवर्धनीय होती है। ठीक है, धातुएं क्या होती है, आघातवर्धनीय। धातुएं आघात वर्धनीय होती है, धातुएं आघात वर्धनीय होती है। कहने का तात्पर्य क्या है, आप धातुओं से पतले पतले सीड बना सकते हो। आघात वर्धनीयता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेलिबिलिटी। क्या बोलते हैं, जब का मेलिबिलिटी है ना, तो मेलिएबल लिख दे रहा हूँ। देखो तो आपका धातुएं क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, मेलिएबल होते हैं। ये कैसे आघात वर्धनीय होते हैं, आप धातुओं को पतले पतले किसमें, सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, पतले पतले सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपसे पूछेगा मोस्ट मेलिएबल मेटल, है ना, मोस्ट मेलिएबल, आपसे पूछेगा मोस्ट मेलिएबल, है ना, मोस्ट मेलिएबल मेटल अगर आपसे पूछेगा, आप क्या बताओगे, आपको बताना है गोल्ड अर्थात सोना। थोड़ा स्पेलिंग को देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो मोस्ट मेलिएबल मेटल अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, गोल्ड अर्थात सोना हो जाएगा। अर्थात सोने से आप पतले पतले सीड बहुत ज़्यादा बना सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अधातु के केस में क्या होगा, अधातुएं क्या होती है, अधातुएं भंगुर होती है। अधातुएं क्या होती है, जब का भंगुर होती है, भंगुर, अधातुएं भंगुर होती है। और भंगुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, ब्रिटल। अधातुएं क्या होती है, ब्रिटल हो जाती है, मतलब ब्रिटल होती है, मतलब ये क्या हो जाती है, जल्दी टूट जाती है। ये क्या हो जाती है आपका, जल्दी टूट जाती है। जहां हमने धातु में देखा कि आप धातुओं से पतले पतले सीड बना सकते हो, वही अधातुओं को अगर आप थोड़ा पीटोगे तो क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है ना। ये अधातुएं क्या होती है, ब्रिटल होती है, ब्रिटल होने के कारण वो क्या हो जाती है आपका, टूट जाती है। लेकिन यहाँ एक अपवाद ध्यान रखना, हीरा जो है ना, हीरा ये आपका अधातु में सबसे कठोर अधातु है। हीरा क्या आपका सबसे कठोर अधातु है, हीरा क्या है आपका सबसे कठोर अधातु है, ध्यान रखना, हीरा सबसे कठोर अधातु है। और हीरा का प्रयोग किस में करते हैं, जवाहरात बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, ग्लास कटिंग में, मेटल कटिंग में, इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है, हीरा का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। दो अंतर समझ में आ गए होंगे। वापस से देखो, धातुएं प्रायः सॉलिड अवस्था में अर्थात ठोस अवस्था में अर्थात कठोर अवस्था में पाई जाती है, जबकि जो आपका अधातुएं प्रायः गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अपवाद मैंने दोनों का आप लोग का अपवाद मैंने बता दिया। दूसरा अंतर मैंने बताया कि धातुएं आघात वर्धनीय होती है, अर्थात धातुओं से आप पतले पतले सीड बना सकते हो, लेकिन अधातुएं क्या होती है, ब्रिटल होती है, भंगुर होती है, वो क्या हो जाती है आपका, जल्दी टूट जाती है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दो अंतर मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। पूरा अंतर ही इसी डिफरेंस के माध्यम से आप लोग को धातु और धातु के बारे में समझना है। वापस से मैं क्या बना दे रहा हूँ, कॉलम बना दे रहा हूँ। एक तरफ में लिखूंगा धातु और एक तरफ में लिखूंगा अधातु। चलो इधर मैं लिख दे रहा हूँ आपका धातु मेटल, और इधर है आपका अधातु अर्थात नॉन मेटल। दो अंतर तो मैंने बता दिया था। तीसरा अंतर आप लोग को ध्यान रखना है। तीसरा अंतर क्या है, धातुओं में डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। ध्यान रखना, धातुओं में किसका जो आपका डक्टिलिटी, धातुओं में डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। डक्टिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तन्यता। धातु को मतलब डक्टिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। मतलब आप धातुओं से लंबे लंबे वायर खींच सकते हो, लंबे लंबे वायर बना सकते हो, उसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, धातुओं से लंबे लंबे वायर क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। लेकिन अधातुओं में याद रखना, अधातुओं में डक्टिलिटी है ना, डक्टिलिटी का गुण नहीं पाया जाता। अधातुओं से आप लंबे लंबे वायर नहीं बना सकते, लंबे लंबे वायर नहीं खींच सकते। तीन अंतर हो गया। आगे बात करते हैं चौथा, जो आपका धातुएं होती है ना, ये आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, धातुएं आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। धातुएं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब आपका ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, जबकि जो आपका अधातु होता है ये आपका ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती है। ये ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती है, ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती है, ये आपको याद रखने हैं। जबकि आपका धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आपसे क्या पूछेगा कि सर्वाधिक चालक धातु कौन सा है, सर्वाधिक चालक।
हमने ये जाना कि धातुएं तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन आपका आपका हाईएस्ट कंडक्टर पूछेगा, सर्वाधिक चालक धातु अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है चांदी अर्थात सिल्वर। क्या बताना है? सिल्वर बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। और धातुओं में यहाँ पर लिख रहा हूँ नोट नोट, धातुओं में सबसे बैड कंडक्टर, धातुओं में आपका बैड कंडक्टर किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? आपका सीसा होता है, लेड होता है। क्या होता है जी? आपका सीसा या लेड होता है, याद रखना है ना। आगे बात करते हैं। मैंने बोला कि अधातु उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती, लेकिन अपवाद भी तो है। इसका अपवाद क्या हो जाएगा? जो आपका ग्रेफाइड है, ग्रेफाइड अधातु होते हुए भी, ग्रेफाइड अधातु होते हुए भी उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है। ध्यान रखना, उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है। उष्मा और विद्युत की क्या होती है? अच्छी चालक होती है। ये आपको याद रखना है। आशा कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा आप लोग को यहाँ तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस में चलते हैं। पांचवा याद रखना, धातु में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन का निर्माण करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। जो आपका धातुएं है ना, धातुएं ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके किसका निर्माण करती है? धनायन का, है ना। धातुएं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके धनायन अर्थात इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटायन का निर्माण करती है। जबकि जो आपका अधातुएं हैं, ठीक है, अधातुएं ये किसको? अधातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करके? अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसका निर्माण करती है? ऋणायन का। किसका जी? आपका ऋणायन का निर्माण करती है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एनायन बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां डिफरेंस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। धातुओं में क्या पाया जाता है? धातुओं में आपका चमक पाया जाता है, मेटेलिक ब्राइटनेस। धातुओं में चमक पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। जबकि आपका अधातुओं में चमक नहीं पाया जाता। जबकि आपका अधातुओं में क्या है जी? आपका चमक नहीं पाया जाता। अधातुओं में चमक नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद भी तो है, हीरा। अपवाद भी क्या है आपका? हीरा भी क्या है आपका? एक अधातु है। और हीरा अधातु होते हुए भी इसमें चमक पाया जाता है। और हीरा में चमक का कारण क्या? अगर आपसे पूछेगा हीरा में चमक का कारण क्या है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो हीरा चमकता है वो किस कारण चमकता है? क्योंकि हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है, इसी कारण क्या होता है? वो चमकदार दिखाई देता है ना। चलो वापस से रिवाइज करते हैं। धातुएं कठोर होती है, अधातुएं प्रायः गैसीय अवस्था में पाई जाती है। पारा जो कि धातु है वो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर कमरे के तापक्रम से टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो सीजियम और गैलियम द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यही सीजियम और गैलियम ऐसा धातु है जिसको हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। अधातुएं प्रायः गैसीय अवस्था में होती है, लेकिन अपवाद है हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, फास्फोरस, ये सब ठोस अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातुएं आघातवर्धनी होती है, अर्थात धातुओं से आप पतले पतले सीड बना सकते हो। और मोस्ट मैलिएबल मेटल अगर बात करते हैं तो गोल्ड हो जाएगा। मैलिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं आघातवर्धनीयता। और अधातुएं भंगुर होती है, ब्रिटल होती है, अर्थात आप उससे पतले पतले सीट नहीं बना सकते। अधातुएं जल्दी क्या हो जाती है? आपका टूट जाती है, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर मैंने बताया आपका धातुओं में डक्टिलिटी अर्थात तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात धातुओं से आप लंबे लंबे वायर खींच सकते हो, बना सकते हो। लेकिन आपका जो अधातु है ना, अधातु में डक्टिलिटी का गुण नहीं पाया जाता। चौथा, धातुएं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जबकि अधातु हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता। लेकिन अपवाद है, ग्रेफाइड अधातु होते हुए भी उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है। फिर मैंने बताया आप लोगों को कि सर्वाधिक चालक धातु कौन सा होता है? सिल्वर। और सबसे कम चालक धातुओं में तो आपका सीसा हो जाएगा, लेड हो जाएगा। और सेकंड नंबर का चालक पूछेगा तो ध्यान रखना है तांबा, कापर। आगे बात करते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके धनायन बनाती है, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। फिर धातुओं में चमक पाया जाता है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद भी तो है, हीरा में क्या है? आपका चमक पाया जाता है। और कौन से घटना के कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक अंतर और है, फिर आपका खत्म हो जाएगा। एक अंतर और, फिर आपका धातु और धातु के बीच में आप लोग को जो डिफरेंस पढ़ा रहा हूँ ना, ये खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक और हम लोग देख लेते हैं वो डिफरेंस कौन सा है ना। वापस से मैं कॉलम बना दे रहा हूँ। और हमेशा देखो जब भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको कॉलम के माध्यम से उसको बताना है। चलिए, अगर आपसे पूछेगा कि धातुओं के ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं, तो ध्यान रखना आपको धातुओं के ना, धातुओं के जो आपका ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ये आपका क्षारीय नेचर के होते हैं। कौन सा? क्षारीय नेचर। धातुओं के ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं? क्षारीय नेचर के होते हैं। लेकिन वही पूछेगा आपका अधातुओं के ऑक्साइड, है ना, अधातुओं के
अधातुओं के जो आपका ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के जो आपका ऑक्साइड होते हैं, ये कौन से नेचर के होते हैं? तो ये आपका अम्लीय नेचर के होते हैं। कौन सा नेचर के जी? आपका अम्लीय नेचर, है ना, ये आपका अम्लीय अम्लीय नेचर के होते हैं। आपको ध्यान रखना है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे सबको समझ में? तो ये मैंने आप लोग को पूरा बता दिया किसके बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बीच डिफरेंस, है ना। आप लोग को देखो 6, ये आपका 7 हुआ, करीब आपको मैंने 7 डिफरेंस आप लोग को बताए हैं। अच्छे से इन सभी डिफरेंस को आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट मेटल्स। अभी तक मैंने बताया आप लोग को मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या डिफरेंस है, किसे मेटल कहा जाएगा, किसे नॉन मेटल कहा जाएगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट मेटल्स कौन कौन से हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सम इंपॉर्टेंट मेटल्स। मैं एक हेडिंग डाल दे रहा हूँ, सम इंपॉर्टेंट मेटल्स, है ना। यहाँ से हम लोग एक नया हेडिंग डाल रहे हैं जिसको पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका नाम है आपका सम इंपॉर्टेंट मेटल, है ना। सम इंपॉर्टेंट सम इंपॉर्टेंट मेटल्स। चलिए अब ये सम इंपॉर्टेंट मेटल्स कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला अभी हम लोग देखें किसके बारे में भैया, एने जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सोडियम, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सोडियम। सोडियम के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये कौन सा ब्लॉक का है, ये सब चीज़ को हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी मैं मेटल के प्रोस्पेक्टिव आप लोग को पढ़ा रहा हूँ कि मेटल के प्रोस्पेक्टिव सोडियम के बारे में आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ देखो, मेटल में सोडियम में सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि आपका सोडियम मुलायम अवस्था में पाया जाता है। मुलायम अवस्था में सोडियम, मुलायम अवस्था, मुलायम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉफ्ट। सोडियम मुलायम अवस्था में पाया जाता है, सबसे पहला चीज़ तो आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया था डिफरेंस में, जनरली धातु में कठोर होती है, लेकिन सोडियम धातु होते हुए भी आपका ये सॉफ्ट अवस्था में पाया जा रहा है। दूसरा चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, सोडियम को इसको कैरोसिन, है ना, इसको कैरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम को कैरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, ध्यान रखना। क्यों कैरोसिन में डुबा कर रखते हैं? क्योंकि आपका हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल है, अर्थात जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अत्यधिक अभिक्रियाशील। ये क्या है आपका अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये क्या है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, इसको कैरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। कैरोसिन को क्या बोलते हैं, इसी को आपका मिट्टी के तेल बोलते हैं ना जी। तो इसको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। देखो अगर नहीं रखेंगे ना, तो मैंने बताया ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये क्या कर देगा, ये आपका ऑक्सीजन से और H2O से क्रिया करके क्या बना देगा, एक तो आग बनाएगा, साथ ही साथ विस्फोट का निर्माण कर देगा। इसीलिए क्या करते हैं, इस सब चीज़ से बचने के लिए आपका सोडियम को मिट्टी के तेल में अर्थात कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे सबको समझ में, आगे बात करते हैं। इसे चाकू से अर्थात नाइफ से, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो आपको बताना है सोडियम। तो सोडियम सॉफ्ट मेटल है, कैरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल है, अत्यधिक अभिक्रियाशील है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। आगे इसके बारे में ध्यान रखना है, यह जल से भी हल्का होता है। यह जल से भी क्या होता है, हल्का होता है। यह जल से भी क्या होता है जी, हल्का होता है। ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और क्या इसके बारे में याद रखोगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्या चीज़, कि सोडियम जो आपका लैंप है उसमें सोडियम का प्रयोग करता है। जाहिर सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है, सोडियम लैंप में किसका प्रयोग होता है, सोडियम लैंप में सोडियम का क्या होता है, प्रयोग होता है। सोडियम लैंप में सोडियम का प्रयोग होता है। और एक कौन से कलर का प्रकाश उत्पन्न करता है, ये आपका पीले कलर का। ध्यान रखना, सोडियम लैंप कौन से कलर का प्रकाश उत्पन्न करता है, पीले कलर का प्रकाश उत्पन्न करता है। सभी बातों का आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। चलो आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए, ये तो मैंने कुछ बेसिक तथ्य बताया सोडियम के बारे में। अब इसके बाद सोडियम के कंपाउंड कौन कौन से, इसके नाम हम लोग याद करते हैं, है ना। सोडियम के कंपाउंड कौन कौन से है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से शुरू कर दे रहा हूँ, सोडियम के कंपाउंड, ठीक है। एक टॉपिक, मैं वापस से एक हेडिंग डाल दे रहा हूँ, सोडियम के कंपाउंड। सोडियम क्या होता है मैंने बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं सोडियम के कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, यौगिक, है ना। कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, यौगिक। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक फिक्स रेशियो में मिलाते हैं ना, तब यौगिक का निर्माण होता है। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को एक फिक्स रेशियो में मिलाया जाता है, तब कंपाउंड का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं आपका सोडियम के कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला होगा आपका NaCl। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। और इसी को ही आपका खाने का नमक, है ना, इसी को आपका खाने का नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, खाने का, है ना, खाने का नमक कहा जाता है, खाने का नमक बोलते हैं जी, है ना। टेबल साल्ट, किस नाम से जानते हैं इसको,
टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। ये इसका कंपाउंड हो जाएगा। दूसरा कंपाउंड की बात करते हैं। दूसरा कंपाउंड क्या होगा आपका, Na2CO3। इसको आपका सोडियम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ये इसका सेकंड कंपाउंड हो गया। तीसरा कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूँ, तीसरा Na2CO3 इंटू 10H2O। आपने क्या किया, ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है इसमें आपने जल के 10 अणु जोड़ दिए। अब ये किसका निर्माण कर लिया, धावन सोडा। ये किसका निर्माण कर लिया, धावन सोडा का निर्माण कर लिया। और धावन सोडा का प्रयोग आपका जो हार्ड वाटर है, ठीक है, जो आपका हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर, ठीक है, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका धावन सोडा का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चौथा चौथा बोरेक्स या सुहागा। ठीक है, चौथा आपका बोरेक्स बोरेक्स या सुहागा। ये इसका चौथा क्या होगा, आपका कंपाउंड हो जाएगा बोरेक्स या सुहागा। और बोरेक्स या सुहागा इसका प्रयोग आपका चमड़े के शुद्धिकरण में, है ना, चमड़े के शुद्धिकरण में होता है, चमड़े के शुद्धिकरण में। आगे आपको ध्यान रखना है, इसका प्रयोग कांच बनाने में, साथ ही साथ इसका प्रयोग आपका कैंडल निर्माण में इसका प्रयोग होता है। किसका, बोरेक्स या सुहागा का, जो किसका कंपाउंड है, आपका सोडियम का कंपाउंड है। आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं पांचवा है ना, पांचवा आपको ध्यान रखना है, इसके कंपाउंड NaHCO3। बताओ जी क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। इसको बोलते हैं आपका सोडियम हाइड्रोजन, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या इसी को और किस नाम से जानते हैं, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसी को आपका और किस नाम से जानते हैं, इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा यार, है ना। इसी को बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, खाने के सोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। आशा कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया होगा। छठवा, इसकी एक और कंपाउंड है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, है ना, सोडियम नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट, है ना। चिली सॉल्ट पीटर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, चिली सॉल्ट पीटर। तो ये सभी जितने मैंने नाम लिखे हैं सबके आपका, ये सभी क्या है जी, आपका सोडियम के कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या बता दें, देखो सोडियम के बारे में मैंने, सबसे पहला सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है। दूसरा, इसको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। तीसरा, हाईली रिएक्टिव है। अगर इसको मिट्टी के तेल में डुबा कर नहीं रखेंगे तो वायु और जल से क्रिया करके आग उत्पन्न करेगा और विस्फोटक का निर्माण कर लेता है ना, विस्फोट हो जाता है मतलब उसमें। और इसे नाइफ से आसानी से काट सकते हैं और ये जल से भी हल्का होता है। और सोडियम का प्रयोग सोडियम लैंप में होता है। और सोडियम लैंप जो जलता है वो कौन से रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है, पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। फिर मैंने बताया इसके कंपाउंड कौन कौन से हैं। पहला सोडियम क्लोराइड NaCl, खाने का नमक, टेबल साल्ट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तीसरा आपका धावन सोडा, जिसका प्रयोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करने के लिए किया जाता है। और चौथा, बोरेक्स या सुहागा, जिसका प्रयोग चमड़े के शुद्धिकरण में, कांच बनाने में, कैंडल निर्माण में होता है। पांचवा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका प्रयोग आपका, इसको किस नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, खाने वाला सोडा है ना, बेकिंग सोडा के नाम से इसको जानते हैं। और छठवा है आपका सोडियम नाइट्रेट, इसको चिली सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। तो आशा कर रहा हूँ ये सभी चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सब आपका सोडियम के कंपाउंड। देखो ये केवल मैंने एक ही मेटल पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं सबको मैं आप लोग को पूरा पढ़ाऊंगा। तो मैंने सोडियम के बारे में आप लोग को बता दिया। आगे बढ़ते हैं। सोडियम के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मैग्नीशियम, है ना। अब मैं और एक हेडिंग डाल रहा हूँ, एक नया मेटल मैग्नीशियम। भाई चलो मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे, Mg मैग्नीशियम, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे, Mg मैग्नीशियम। ठीक है, पहला चीज़ तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम के बारे में सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज़, ठीक है, पहला चीज़ आपका, यह प्लांट में कहाँ, क्लोरोफिल में, यह प्लांट में कहाँ जो आपका क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल में पाया जाता है, या प्लांट में क्लोरोफिल में पाया जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आप बताओगे कौन सा, आपका मैग्नीशियम आप लोग को बताना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी क्लोरोफिल को आपका हिंदी में क्या बोलते हैं जी, ये जो आपका यही क्लोरोफिल है, इसी क्लोरोफिल को आपका हिंदी में क्या कहा जाता है, पर्णहरिम बोलते हैं। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पास लिख दो, देखो क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहा जाता है, आपका पर्णहरिम। क्या बोलते हैं, पर्णहरिम, है ना, पर्णहरिम। तो देखो इस क्लोरोफिल का यूज कैसे करते हैं, पौधे लोग, आप सभी को पता है, समस्त जो हरे पेड़ पौधे हैं, समस्त हरे पेड़ पौधे ये सब क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश, समस्त हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, साथ ही साथ आपका जल की उपस्थिति में, साथ ही साथ CO2 की उपस्थिति में, साथ ही साथ आपका पर्णहरिम अर्थात
यही आपका क्लोरोफिल पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या करते हैं भैया, अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं और हमको क्या मुक्त करते हैं, हमारे लिए क्या मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। अपने लिए तो भोजन का निर्माण करेंगे और फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इसी ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, श्वसन के रूप में करते हैं। अर्थात आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपका ये क्लोरोफिल इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये आपको याद रखना है। तो क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, मैग्नीशियम पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज ध्यान रखना है मैग्नीशियम के बारे में, ये क्या करता है प्लांट में, ये प्लांट में जो एक्सीसीट होता है, एक्सीस है ना, एक्सीसीट प्लांट में जो आपका एक्सीसीट मतलब अत्यधिक मात्रा में जो उसके बॉडी में जो हीट होता है प्लांट का, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। प्लांट के एक्सीसीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का क्या करता है, कार्य करता है। एक्सीस हीट को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है कौन, आपका मैग्नीशियम। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अगर मैग्नीशियम की कमी होती है ना, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है प्लांट में, तब एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं एल्बिनिज्म, है ना, जिसको एल्बिनिज्म नामक बीमारी बोलते हैं। इसी को हिंदी में कहा जाता है रंजकहीनता। क्या बोलते हैं जी, रंजकहीनता। इसी को रंजकहीनता। तो पूछेगा रंजकहीनता का संबंध कौन से एलिमेंट्स है, कौन से आपका मेटल्स है, कौन से धातु से है, तो आपको बता रहा है मैग्नीशियम। ठीक है, सभी तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं मैग्नीशियम के कंपाउंड की बात करता हूँ, अगर मैं मैग्नीशियम के कंपाउंड की बात करता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वैसे बहुत सारे कंपाउंड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बता रहा हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं, इसको आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किस में करते हैं, इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपका एंटा एसिड, है ना, एंटा एसिड बनाने में इसका प्रयोग होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल। प्रति अम्ल बनाने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। इनो वगैरह जो बनता है ना, उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आशा कर रहा हूँ मैग्नीशियम के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या क्या मैंने बताया कि ये प्लांट में क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। क्लोरोफिल को आपका हिंदी में पर्णहरिम कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट, आपने नाम सुना होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट इसको क्या बोलते हैं, पादप कोशिका का किचन, इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट सेल, इसको बोलते हैं किचन ऑफ प्लांट सेल, बोलते हैं ना, किचन ऑफ प्लांट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का किचन कहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आपका हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक। कंफ्यूजन होता है किसको आपका पर्णहरिम और किसको हरित लवक बोलते हैं, तो ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहा जाता है। ठीक है, और मैग्नीशियम ये एक्सीसिड को एब्जॉर्ब करता है पौधे के, और मैग्नीशियम की कमी से पौधों में रंजकहीनता नामक बीमारी होता है। और फिर मैंने बताया मैग्नीशियम के कंपाउंड के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, इसका प्रयोग एंटा एसिड के निर्माण में किया जाता है। आशा कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मतलब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट मेटल में प्रश्न बता रहा था, है ना, नेक्स्ट मेटल में चलते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कैल्शियम, है ना। अब इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे जी, कैल्शियम के बारे में। किसके बारे में, कैल्शियम, Ca, कैल्शियम। चलिए अब कैल्शियम के बारे में आपको क्या क्या तथ्य याद करना है जो आपके एग्जाम को दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कैल्शियम है वो आपको वाटर के साथ मिलेगा, जब कैल्शियम वाटर के साथ मिलता है तो किसका निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। और इसे ही क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। इसको बुझा हुआ चूना, इसको बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। जब कैल्शियम है वो जल से मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, बुझा हुआ चूना बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब कैल्शियम है ऑक्सीजन से मिलेगा, जब कैल्शियम ऑक्सीजन से मिलता है तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसको बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है ना, याद रखिएगा। जब कैल्शियम जल से मिलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और जब आपका ऑक्सीजन से मिलता है तो उसको बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, जो हमारे कैल्शियम है हमारे हड्डियों, ये हमारे हड्डियों और दांतों के विकास के लिए, हमारे हड्डियों और दांतों के विकास के लिए क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आपसे पूछेगा अंडे का जो बाहरी लेयर होता है, अंडे का जो बाहरी लेयर होता है, बाहरी लेयर ये किसका बना होता है, तो अंडे का बाहरी लेयर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, आपका बना होता है। अंडे का बाहरी लेयर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगर मैं कैल्शियम के कंपाउंड की बात करता हूँ, कैल्शियम कंपाउंड अर्थात यौगिक मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स, है ना, एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है, आपका कंपाउंड का, यौगिक का। तो चलिए कैल्शियम के कंपाउंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले CaHO4 इंटू 2H2O, इसको किस नाम से जानते हैं भैया, जिप्सम। इसको जिप्सम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिप्सम के नाम से जानते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसका पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, देखो कैल्शियम
कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, डाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट इसका आपका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का प्रयोग किस पे करते हैं? इसका प्रयोग आपका फर्टिलाइजर है ना, फर्टिलाइजर के रूप में जिप्सम का प्रयोग फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जिप्सम का प्रयोग किस में करते हैं? फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे ये पहला कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड देखो, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O। जब आप जिप्सम को ना, ये जिप्सम है, तो जिप्सम को आप जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हो तब किसका निर्माण हो जाता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। और इसी को किस नाम से जानते हैं? इसी को जाना जाता है आपका किसके नाम से? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को क्या बोलते हैं? जब प्लास्टर, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। और सभी को पता होना चाहिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख दे रहा हूँ, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? एक तो हड्डियों को जोड़ने में है ना, हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग होता है, आगे बात करते हैं और कहाँ प्रयोग होता है? हड्डियों को जोड़ने में तो हो गया ना, और कहाँ इसका प्रयोग होता है? देखिएगा, मूर्तियाँ बनाने में है ना, मूर्तियाँ बनाने में इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ आपका पेंटिंग में भी क्या करते हैं? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। सभी बातों को याद रखना है। तो मैंने दो कंपाउंड बता दिया, एक आपका CaSO4 इंटू 2H2O, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भैया जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम, है ना। और देखो CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम भी लिख दिया है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और यहाँ मैंने नाम लिखा है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने दो कंपाउंड बता दिया, आगे बात करते हैं। चलिए अब, और तीसरा कंपाउंड आपका कैल्शियम कार्बाइड है ना। चलो यहाँ पास बना दे रहा हूँ, बढ़िया। तीसरा कंपाउंड आपका कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, इसका प्रयोग आपका फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए आपका कैल्शियम कार्बाइड का यूज होता है। जबकि जो फल है ना, वो प्राकृतिक रूप से एथिलीन हार्मोन के कारण पकता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, ये आपका कौन सा नंबर का कंपाउंड है? तीसरे नंबर का कंपाउंड है। चौथा आप लोग को याद रखना है CaOCl2। सभी को पता होगा इसको किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं भैया आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसी को आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसी को हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, विरंजक चूर्ण, है ना। विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो ये भी किसकी आपका कंपाउंड है? कैल्शियम के। पांचवा एक और है आपका पांचवा। देखो, कैल्शियम कार्बाइड बता दिया था जी आपका, कैल्शियम, हाँ बता तो दिया। चलो, तीसरा बता दिया कैल्शियम कार्बाइड। फिर मैंने बता दिया आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको आपका हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। इसी को विरंजक चूर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। हाँ, लेकिन पांचों तथ्य की जो ध्यान में रखना है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, अगर आपका मेटल है ना, अगर ऐसा पूछ दिया कि आपका मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या आपका पाया जाता है ना, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, ठीक है, पाया जाने वाला अगर मिनरल की बात होगा तो कैल्शियम बताओगे। यही पास अगर तत्व बोल देगा तो आपको ऑक्सीजन बताना है ना। कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। लिख दे रहा हूँ आपका, हमारे हड्डियों और दांतों के, हमारे शरीर में हड्डियों एवं दांतों के विकास के लिए, हड्डियों और दांतों के विकास के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। हड्डियों और दांतों के विकास के लिए क्या होता है जी? आपका महत्वपूर्ण होता है। ये आपको याद रखना है। सभी तथ्यों को कैल्शियम के बारे में ध्यान रखना है। देखो, मैंने अभी 3-4 आपको मेटल के बारे में पढ़ा दिया भाई। सबसे पहले मैंने पढ़ा किसके बारे में? सोडियम के बारे में। देखो क्या क्या पढ़ा, सोडियम क्या होता है ना, सोडियम के बारे में पूरा बताया।
सोडियम के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं मैंने पूरा बता दिया। फिर मैंने बताया आप लोग को मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम के कंपाउंड के बारे में आप लोग को बताया। फिर मैंने बताया कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम के कंपाउंड के बारे में आप लोग को बताया। कैल्शियम हमारे बॉडी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हड्डी और दांतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बोलेगा तब उस केस में आपको क्या लगाना है आंसर, ऑक्सीजन लगाना है भाई, है ना। कैल्शियम भी हो गया, चलो कैल्शियम भी हो गया। कैल्शियम के बाद हम लोग नेक्स्ट मेटल में चलते हैं भैया, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। कैल्शियम के बाद हम लोग चलते हैं किसमें, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। पोटेशियम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पोटेशियम के बारे में ध्यान रखना। सबसे पहला चीज़, तो पहला चीज़ यह एक सॉफ्ट मेटल है। यह एक क्या आपका सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट मेटल अर्थात मुलायम धातु। ये कैसा है आपका, मुलायम। ये एक मुलायम धातु है ना, ये आपको एक मुलायम धातु है, ध्यान रखना है। कैल्शियम आपका पोटेशियम। और पोटेशियम के बारे में और ध्यान रखना, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, हाईली रिएक्टिव। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है ना। ये क्या आपका अत्यधिक अभिक्रियाशील ना, ऊपर में लिख रहा हूँ देखो, अत्यधिक। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, हाईली रिएक्टिव आपका मेटल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको भी आपका नाइफ से अर्थात इससे आपका चाकू से, इसको भी चाकू से काटा जा सकता है। इसको भी चाकू से काटा जा सकता है, इसे भी चाकू से काटा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम से भी ज़्यादा क्या होता है आपका, रिएक्टिव होता है, याद रखना है ना। ये आपको रखना है, सोडियम से ज़्यादा क्या होता है आपका, रिएक्टिव होता है। पोटेशियम के बारे में और क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका। इसको भी आपका मिट्टी के तेल में, इसको भी मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। आगे बात करते हैं इसका प्रयोग, आपका पोटेशियम का प्रयोग आपका फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज़ होता है। फर्टिलाइजर बनाने में इसका क्या किया जाता है, आपका यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अब इसके मैं कंपाउंड के बारे में बता रहा हूँ आप लोग को। इससे कौन कौन से कंपाउंड है भाई, देखिए कंपाउंड में आपको याद रखना है। सबसे पहला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कंपाउंड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपका KOH को किस नाम से जानते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किस नाम से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग नहाने वाले साबुन बनाने में होता है, ध्यान रखना। इसका प्रयोग नहाने वाले साबुन बनाने में, नहाने वाले साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा कंपाउंड की अगर बात करता हूँ तो KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। इसी को आपका लाल दवा, रेड मेडिसिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने में भी किसका प्रयोग हो रहा है, पोटेशियम का। ठीक है, तीसरा आपका पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। और इसका प्रयोग गन पाउडर अर्थात बारूद बनाने में, इसका प्रयोग गन पाउडर है ना, गन पाउडर अर्थात बारूद बनाने में होता है। किसको बनाने में, बारूद बनाने में। गन पाउडर अर्थात बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, आपका पोटेशियम नाइट्रेट का। आशा कर रहा हूँ समझ में आ गया। क्या क्या बताया, देखो पहला चीज़ पोटेशियम, ये एक सॉफ्ट मेटल है ना, मुलायम धातु है। जनरली ये धातुएं क्या होती है आपको, ठोस अवस्था में, कठोर अवस्था में पाई जाती है ना। लेकिन भैया ये जो आपका पोटेशियम है, ये आपका सॉफ्ट स्टेट में पाया जाता है। फिर मैंने बताया पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, हाईली रिएक्टिव है, नाइफ से काटा जा सकता है, सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज़ होता है, इसका प्रयोग। और उसके बाद मैंने बताया आपका इसका कंपाउंड में मैंने बताया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग नहाने वाले साबुन बनाने में होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, इसी को लाल दवा कहते हैं, लाल दवा के निर्माण में पोटेशियम का प्रयोग होता है। और पोटेशियम नाइट्रेट, इसका प्रयोग गन पाउडर बनाने में होता है। ये सब कैसे कंपाउंड हो जाएगा, ये आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लंबा क्लास होने वाला है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीडली बोल रहा हूँ। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोलता हूँ जी, नेक्स्ट मेटल में हम लोग बढ़ते हैं। एक्चुअली मैं क्वेश्चन ही ज़्यादा करवाता हूँ, इसलिए प्रश्न का आदत हो गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके बारे में, एल्यूमिनियम, है ना। मेन जो एलिमेंट जहाँ क्वेश्चन आता है उस समय पढ़ा रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ते हैं एल्यूमिनियम, किसके बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम के बारे में चलिए क्या क्या ध्यान रखना है एल्यूमिनियम के बारे में। सबसे पहला चीज़ ये क्या आपका हमारे क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हो जाएगा या आपका मेटल हो जाएगा, है ना। ठीक है, यह हमारे
भूपरपटी पर, यह हमारे भूपरपटी है ना, यह हमारे भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या आपका धातु है। तत्व नहीं जी, आपको धातु ध्यान रखना है। भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो आपको बताना है एल्यूमिनियम बताना है, ठीक है। इसका प्रयोग आपका इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, याद रखना है इलेक्ट्रिक वायर, इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में होता है। याद रखना इसका प्रयोग और किस में होता है, इलेक्ट्रिक वायर के साथ साथ और किस में होता है, हवाई जहाज़ की बॉडी, ठीक है, हवाई जहाज़ की बॉडी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग आपका पोटास इलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसका प्रयोग पोटास इलम अर्थात फिटकरी, कोई बता सकते हो फिटकरी का फार्मूला क्या होता है, आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जी। इसका प्रयोग पोटास इलम या फिटकरी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं जेम स्टोन अर्थात रत्न पत्थर निर्माण में भी क्या होता है, आपका एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। क्या क्या बता दिया, हमारे क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला मेटल है, मेटल बोल रहा हूँ ना, मेटल। आगे बात करते हैं इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में होता है, हवाई जहाज की बॉडी बनाने में होता है, पोटास एलम अर्थात फिटकरी बनाने में होता है, साथ ही साथ रत्न पत्थर जेम स्टोन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं एल्यूमिनियम के एलॉय की बात करता हूँ, एल्यूमिनियम के एलॉय कौन कौन सा है, तो सबसे पहले ध्यान रखना आपका मैग्नीशियम नाम से समझ में आ रहा है। मैग्नीशियम में क्या क्या होगा, इसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। जब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आपस में मिलते हैं तब मैग्नीशियम बोलते हैं। इसका प्रयोग हवाई जहाज की बॉडी बनाने में, इसका प्रयोग हवाई जहाज की बॉडी बनाने में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा ड्यूरेलुमिन है ना, दूसरा आपका ड्यूरेलुमिन, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है आपका, कॉपर एल्यूमिनियम है ना, इसमें कॉपर होता है प्लस एल्यूमिनियम होता है प्लस मैग्नीशियम होता है प्लस आपका मैग्नीज होता है, ठीक है। ये इसमें ड्यूरेलुमिन में इसका भी प्रयोग आपका हवाई जहाज की बॉडी बनाने में, इसका प्रयोग हवाई जहाज की बॉडी बनाने में, क्या करने में, हवाई जहाज है ना, इसका भी प्रयोग हवाई जहाज की बॉडी बनाने में होता है, हवाई जहाज की बॉडी बनाने में होता है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने एल्यूमिनियम के बारे में बता दिया, जो मेन तथ्य थे। हमारे भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में इसका प्रयोग होता है, हवाई जहाज की बॉडी बनाने में, पोटासियम फिटकरी बनाने में, रत्न पत्थर बनाने में, और एल्यूमिनियम के एलॉय की अगर बात करें तो मैग्नीशियम जो कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से बनता है, जिसका प्रयोग हवाई जहाज की बॉडी बनाने में होता है। और दूसरा ड्यूरेलुमिन जो कॉपर एल्यूमिनियम मैग्नीज से बनता है, इसका प्रयोग हवाई जहाज की बॉडी बनाने में होता है। इसका भी प्रयोग होगा, इसका भी प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं मैग्नीशियम के बाद अब हम लोग अब किस में चलते हैं, मेटल में बढ़ते हैं ना। अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, सोडियम पढ़ा दिया है ना, आपको मैग्नीशियम पढ़ा दिया, एल्यूमिनियम पढ़ा दिया, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया जी, इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आयरन के बारे में। चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं किसके बारे में, आयरन, ठीक है। आयरन के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए आयरन, जिसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन, ठीक है, इसको Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका भूपरपटी में सेकंड नंबर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला मेटल है। पहले में तो एल्यूमिनियम मैंने बताया था, है ना, और ये क्या जो आपका आयरन है, ये हमारे क्रस्ट में है ना, ये हमारे क्रस्ट मतलब भूपरपटी, ये हमारे क्रस्ट में सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, पाया जाने वाला मेटल। पहला में तो मैंने बताया था आप लोग को एल्यूमिनियम, ये आपका सेकंड नंबर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला मेटल हो जाएगा। आगे बात करते हैं दूसरा। अगर इसके मैं और की बात करता हूँ आयरन के, तो आप लोग को पता होगा हीमेटाइट हो जाएगा, हीमेटाइट के बाद आपका मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट के बाद आपका लिमोनाइट हो जाएगा, लिमोनाइट के बाद आपका सीडेराइट, ठीक है, सीडेराइट हो जाएगा, सीडेराइट के बाद आपको ध्यान रखना है आयरन पायराइट, ठीक है, आयरन पायराइट। और इसी आयरन पायराइट को क्या बोलते हैं, इसको मूर्खों का सोना, क्या बोलते हैं इसको, मूर्खों का सोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मूर्खों का सोना। हमारे छत्तीसगढ़ में हीमेटाइट प्रकार का क्या पाया जाता है, सर्वाधिक तौर से आपका लोहे का ओर पाया जाता है, आयरन का ओर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी फार्मूला तो पता होगा, हीमेटाइट का Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4, ये आपको याद में रखना है, ठीक है। तो आपका ओर में हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, और आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना कहते हैं। आयरन की प्राप्ति यहाँ पास लिख रहा हूँ, देखो आयरन की जो प्राप्ति होता है वो कौन से क्रम की चट्टानों से होता है, तो आयरन की प्राप्ति आपका धारवाड़ क्रम की है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप पूछेगा गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है, ये किसके लिए फेमस है, ये आपका कोयला के लिए फेमस है, ठीक है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, ये किसके लिए फेमस है, ये आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है।
अगर आपसे पूछेगा दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टान किसके लिए फेमस है? ये आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है, जो कि एल्यूमिनियम का ओर है ना। और अगर आपसे पूछेगा आपका कुड़प्पा क्रम की चट्टान ये किसके के लिए फेमस है? ये आपका चूना पत्थर लाइमस्टोन के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग आपका आयरन के टाइप की बात करते हैं, अगर मैं आयरन के टाइप की बात करता हूँ, आयरन के प्रकार, तो कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, आयरन के टाइप देखेंगे, है ना। मैं आप लोग को आयरन के प्रकार बता दे रहा हूँ, जो मेन तथ्य भाई सब बता रहा हूँ। किसके आधार पर देखेंगे? कार्बन के प्रतिशतता के आधार पर, कार्बन के प्रतिशतता के आधार पर, कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आयरन के प्रकार देख रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है आप लोग को, पहले ढलवा लोहा, ठीक है, ढलवा लोहा, ढलवा लोहा, ढलवा लोहा के बाद आपका पिटवा लोहा, ठीक है, पिटवा लोहा, पिटवा लोहा के बाद कच्चा लोहा, पिग आयरन, ठीक है, कच्चा लोहा, कच्चा लोहा। चलो इसका इंग्लिश नाम बता दे रहा हूँ। देखो आपका ढलवा लोहा को क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन। क्या बोलते हैं इसको? कास्ट आयरन बोलते हैं, कास्ट आयरन। इसको क्या बोलते हैं? पिटवा लोहा को रोट आयरन। क्या बोलते हैं? जब आपका रोट आयरन बोलते हैं। और कच्चा लोहा को आपका पिग आयरन। क्या बोलते हैं इसको? पिग आयरन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, जो आपका ढलवा लोहा है, ढलवा लोहा, इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, ध्यान रखना, 2 से 2.5% के रेंज में कार्बन का परसेंट होता है। पिटवा लोहा में कार्बन का परसेंट 0.12 से 0.25 के परसेंट में कार्बन का परसेंट होगा। और कच्चा लोहा में कार्बन का परसेंट 4 से 5% के रेंज में होता है। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, जो आपका ढलवा लोहा है इसमें कार्बन का परसेंटेज 2 से 2.5 के रेंज में होगा, परसेंटेज के रेंज में। पिटवा लोहा में 0.12 से 0.25 के परसेंट के रेंज में होता है। और कच्चा लोहा में 4 से 5% के रेंज में क्या होता है, आपका कार्बन पाया जाता है। और हमेशा ध्यान रखना, जिस भी लोहा में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगा वो उसका क्वालिटी उतना खराब होगा, और जिसमें कार्बन की मात्रा कम होता है उसका क्वालिटी अच्छा होता है। अब देखो इन तीनों में किस में कार्बन की मात्रा कम है? पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं नोट, पिटवा लोहा, पिटवा लोहा, पिटवा लोहा आपका बेस्ट 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 क्वालिटी का क्या होता है, आपका लोहा होता है। पिटवा लोहा बेस्ट क्वालिटी का लोहा होता है, ये आपको याद रखना है। देखो कोयला के केस में क्या होता है पता है जी, कोयला के केस में क्या होता है, अगर कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो वो कोयला आपका सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है कोयला के केस में। लेकिन आपका लोहा के केस में अगर आप लोग को देखना है तो लोहा में क्या होता है, जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होगा वो अच्छा नहीं होता, जिसमें कार्बन का परसेंटेज कम होता है वो क्या होता है, आपका ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें अगर देखिए तो सबसे कम परसेंटेज कार्बन का पिटवा लोहा में है, तो पिटवा लोहा क्या आपका बेस्ट क्वालिटी का क्या होता है, आपका लोहा होता है। ये आपको याद रखना है। क्या क्या बता दिया आयरन के बारे में। क्रस्ट में सेकंड नंबर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला मेटल है। इसके ओर की बात करते तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। हेमेटाइट हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आप लोग को पता होगा। आयरन पायरेट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। आयरन की प्राप्ति धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होता है। आयरन के टाइप की बात करते हैं तो आपका ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा, ये सब क्या आपका आयरन के प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये मैंने आप लोग को किसके बारे में पढ़ा दिया, आयरन के बारे में। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपका आयरन है, लोहा है, जो आपका लोहा है अर्थात जो आयरन है, ये क्या करता है, ये आपका हवा के साथ प्लस पानी के साथ प्लस नमी बोल सकते हैं, प्लस आपका कुछ केमिकल्स इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करता है। इसके साथ क्या करता है, आपका रिएक्शन करता है। और किसका निर्माण कर लेता है, रिएक्शन करने के बाद रस्ट का, है ना, रस्ट का निर्माण करता है। और इसी रस्ट को क्या बोलते हैं, जंग, है ना, इसको क्या बोलते हैं, जंग लगना। क्या बोलते हैं इसको, जंग लगना बोलते हैं। अब देखो अगर आपका लोहा में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। अगर लोहा में जंग लग जाता है तो जंग लगने से क्या क्या चेंज आएगा लोहा में। एक तो लोहा का क्वालिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। लोहा का जो आपका वजन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लोहा का जो कलर है, कलर क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। ध्यान रखना है, कलर भी क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। क्वालिटी घट जाता है, वजन कम हो जाता है, कलर क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आपको लोहे को जंग लगने से बचाना है। लोहे को जंग लगने से आपको बचाना है, जंग लगने से बचाना है। तो क्या क्या करोगे, सबसे पहला चीज़ तो आप पेंट कर दोगे। क्या कर दोगे, उसके ऊपर पेंट कर दोगे, है ना, पहला चीज़। दूसरा एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, यशद लेपन। क्या बोलते हैं, यशद लेपन। देखो होता क्या है बता रहा हूँ। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि ये लोहा हो गया, लोहे के ऊपरी भाग पर, है ना, लोहे के ऊपरी भाग पर ये जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है। जैसे मैं चढ़ा रहा हूँ ना, ये देखिए, इसी प्रकार से क्या करते हैं, आपका लोहे के ऊपरी भाग पर किसका जी, जिंक का क्या करते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं। किसका, जिंक का ना, जिंक का क्या करते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं।
और जिंक को यसद के नाम से जानते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को यसद लेपन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को यसद लेपन कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आपका लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर किसका लेयर चढ़ाया जाता है, तो आपको बताना है जिंक का, और इसको क्या बोलते हैं, यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। आगे बात करते हैं। आगे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपका जंग का फार्मूला क्या होता है। अगर आपसे पूछेगा जंग का फार्मूला, तो बताना है Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड 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 फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका क्या होगा, आपका नाम हो जाएगा। ये जंग का आपका केमिकल फार्मूला हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ सभी तथ्य आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ये लोहा के बारे में मैंने जो जो तथ्य आप लोग को बताया, सभी को आपको अच्छे से याद रखने हैं। स्पीड इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे तथ्य कराने हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ। आगे बात करते हैं। आप लोग इसको एक बार और देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं वही सब पॉइंट को मैंने क्या किया कंसिडर किया हुआ है, उसी पॉइंट को मैं आप लोग को पूरा पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब मेटल के बारे में पढ़ते हैं। लोहा भी पढ़ लिए, लोहा के बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में शीशा, है ना। लोहा के बाद हम लोग पढ़ते हैं लेड, पी भी लेड, इसको आपका शीशा के नाम से जानते हैं, लेड या शीशा, ठीक है। लेड या शीशा ये क्या होता है, आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे क्या होता है, बैड कंडक्टर। अगर धातुओं की बात करते हैं, धातुओं में, है ना, ये आपका धातुओं में क्या होता है, आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, धातुओं में हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, आपका बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है जी, बैड कंडक्टर होता है। ध्यान रखना है, धातुओं में हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। आगे बात करते हैं। आगे इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, ये आपका एक वायु प्रदूषक है। लेड क्या आपका वायु प्रदूषक है, ये आपका वायु प्रदूषक है, ध्यान रखना है, ठीक है। आपका ये चॉकलेट में पाया जाता है, चॉकलेट में, चॉकलेट के साथ साथ आपका लिपस्टिक में भी ये पाया जाता है। साथ ही साथ आपका चॉकलेट, लिपस्टिक, मैगी, ये मैगी में भी पाया जाता है क्या, आपका लेड, ठीक है। तो लेड के बारे में मैंने क्या क्या बताया, ये धातुओं में हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बैड कंडक्टर होता है। फिर मैंने बताया भैया कि ये आपका चॉकलेट में, लिपस्टिक, मैगी, ये सब में पाया जाता है, ये एक वायु प्रदूषक है। और ध्यान रखना, ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला बस पॉइंट है, ध्यान रखना, ये वाला हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है धातु में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर लेड शीशा, है ना, लेड, इसका अगर मैं और की बात करता हूँ, एस का, तो इसका एस क्या होता है, लेड का आपका गैलेना, याद रखना, शीशा का गैलेना, लेड का गैलेना होता है, याद रखेंगे। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पारा का शून्य बार होता है, लेड का आपका गैलेना होता है, ठीक है। चलो, तो मैंने लेड के बारे में भी आप लोग को बता दिया जी। आगे बात करते हैं। लेड के बाद हम लोग और अदर मेटल के बारे में पढ़ते हैं। चांदी के बारे में, चांदी को आपका सिल्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर के नाम से जानते हैं। इसको Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में मैंने सबसे पहले बताया था, ये आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ये आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। अगर मैं पूरे मेटल की बात करूँ तो सर्वाधिक चालक धातु कौन सा है, तो आपका इसी सिल्वर है, यही सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका कंपाउंड की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कंपाउंड, तो पहला में आपको ध्यान रखना है सिल्वर आयोडाइड, है ना, पहला आपका सिल्वर आयोडाइड, AgI, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सिल्वर आयोडाइड। ये सिल्वर आयोडाइड, इसका प्रयोग आपका कृत्रिम वर्षा कराने में होता है, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा कराने में इसका प्रयोग होता है, आपका सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है, पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, इसको क्या बोलते हैं, आपका सिल्वर नाइट्रेट। इसका प्रयोग वोटर, है ना, इसका प्रयोग आपका वोटर इंक या वोटर स्याही बनाने में, वोटर इंक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका कंपाउंड बता दिया। तीसरा कंपाउंड आपको ध्यान रखना, आपका सिल्वर क्लोराइड, AgCl, इसका प्रयोग फोटोक्रोमेटिक ग्लास बनाने में, AgCl मतलब इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। इसका प्रयोग किस में करते हैं, आपका फोटोक्रोमेटिन, है ना, फोटोक्रोमेटिन ग्लास बनाने में इसका प्रयोग होता है। और फोटोक्रोमेटिन ग्लास क्या होता है, जो प्रकाश करने पर अलग अलग रंग का चमकता है, उसको क्या बोलते हैं, आपको फोटोक्रोमेटिन ग्लास। तो फोटोक्रोमेटिन ग्लास बनाने में सिल्वर ब्रोमाइड, इसी को सिल्वर क्लोराइड, ना ब्रोमाइड बोलते थे, सिल्वर क्लोराइड, इसी को हार्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, इसको हार्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और आपको ध्यान रखना है, सिल्वर के कंपाउंड यहाँ पास लिख रहा हूँ, AgBr, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr को सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। और इसका प्रयोग आपका फोटोग्राफी में होता है,
इसका प्रयोग किस में होता है जी? फोटोग्राफी में। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है, ये आपको याद रखना है। किस में होता है? फोटोग्राफी में। देख लीजिए, सिल्वर जो कि आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। कंपाउंड की बात करते तो आपका सिल्वर आयोडाइड, इसका उपयोग आर्टिफिशियल रेन कराने में होगा। दूसरा सिल्वर नाइट्रेट, इसका प्रयोग वाटर इंक बनाने में, है ना, आपका अमिट शाही बोला जाता है हिंदी में। तीसरा सिल्वर क्लोराइड, जिसको हार्ड सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, फोटोक्रोमेटिन ग्लास बनाने में। फोटोक्रोमेटिन ग्लास क्या होता है? जो आपका प्रकाश पड़ने पर अलग अलग रंग का चमकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मैंने बता दिया आप लोग को AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग आपका फोटोग्राफी में होता है। उससे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया था? लेड के बारे में बताया था। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सोना के बारे में। सोना, है ना, सोना के बारे में, जिसको आपका गोल्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या आपका एक नोबेल नोबेल मेटल है। नोबेल मेटल है। नोबेल मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपका नोबल धातु, है ना, नोबल धातु। मतलब ये आपका अन्य अदर एलिमेंट से आपका रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका सोना। सोना है ये आपका हाईएस्ट हाईएस्ट डक्टाइल मेटल, मैंने पढ़ा भी था आप लोगों को। हाईएस्ट डक्टाइल मेटल है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपका हाईएस्ट मेलिएबल मेटल है, ठीक है। ये हाईएस्ट हाईएस्ट क्या आपका मेलिएबल, हाईएस्ट मेलिएबल मेटल है, ये आपको याद रखना है। इसका प्रयोग आपका ज्वेलरी में, इसका प्रयोग आपका ज्वेलरी में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो बताओगे शुद्ध सोना है ना आपका वो 24 कैरेट का। कितने? 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जितना आप लोग को बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर अगर आपसे पूछेगा सोना के बारे में और ये किस में घुलता है, तो ध्यान रखना यह केवल अम्लराज में, है ना, यह केवल अम्लराज में घुलता है। अम्लराज में क्या होता है? आपका घुलता है, यह अम्लराज में घुलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अम्लराज क्या होता है? मैंने बताया था आप लोग को। अम्लराज का निर्माण किससे होता है? आपका नाइट्रिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और H2SO4, इसके मिलने से किसका निर्माण होता है? आपका अम्लराज का है। HNO3 प्लस आपका HCl, है ना, HNO3 और HCl, इसके मिलने से किसका निर्माण होता है? अम्लराज का। जिसमें इसका परसेंटेज कितना होता है? रेशियो, इसका 1 रेशियो, इसका 3 रेशियो, इस रेशियो में दोनों मिलते हैं। और अम्लराज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं जी? आपका एक्वा रेजिया कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि H2SO4 को किंग ऑफ एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो ये जो मैंने बताया आप लोग को गोल्ड के बारे में, सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉपर अर्थात तांबा। अब हम लोग पढ़े तांबा के बारे में। तो तांबा के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? ये चांदी के बाद विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। अगर कॉपर की बात करते हैं तो ये आपका चांदी के बाद ना, चांदी सबसे ज़्यादा अच्छा चालक है, तो चांदी के बाद आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा क्या है? आपका चालक है, सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। और ये जो आपका कॉपर है भैया, हिस्टोरिकल मेटल है। कैसा मेटल है? हिस्टोरिकल। ये एक हिस्टोरिकल मेटल है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। जो आपका कॉपर है, इसका प्रयोग आपका इलेक्ट्रिक वायर, कॉपर का प्रयोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किया जाता है, ध्यान रखना है। कॉपर के अक्ष की बात करता हूँ तो क्यूप्राइड, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो क्यूप्राइड या रूबी कॉपर, ये कॉपर के अक्ष हो जाएगा। मैलेकाइट, यही पूछा गया था कि मैलेकाइट किसका अक्ष होता है, तो मैलेकाइट हो जाएगा, मैलेकाइट। कॉपर ग्लास हो जाएगा, कॉपर ग्लास। और आपका कॉपर पायराइड, ये सब किसके अयस्क है? आपका कॉपर अर्थात तांबा के अयस्क हो जाएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल मेटल है, सभी को पता है। अगर आपसे पीतल के बारे में पूछेगा, पीतल किससे किससे मिलकर बनता है? मैंने बताया था आप लोग को, याद करने का तरीका, पिताजी। तो पीतल किससे किससे मिलकर बनेगा? पी से पीतल, ता से आपका तांबा, और आपका जी से आपका जिंक हो जाएगा, ठीक है। तो पीतल में तांबा मिला होता है। कांसा किससे मिलकर बनता है? तरीका बताया था मैंने, कांटता। तो का से कांसा, ट से क्या होगा? आपका टीन, और ता से क्या होगा? आपका तांबा हो जाएगा, तास आपका तांबा, ठीक है। जर्मन सिल्वर की बात करते हैं। जर्मन सिल्वर ये किससे किससे मिलकर बनेगा? तरीका बता रहा हूँ आप लोग को, नेताजी, है ना, नेताजी। तो क्या क्या हो जाएगा? न से आपका निकिल, ठीक है, निकिल। ता से आपका तांबा, और जी से आपका जिंक हो जाएगा। तो सब में क्या मिला हुआ है? तांबा मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर हमारे बॉडी में कॉपर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हमारे बॉडी में कॉपर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कॉपर की मात्रा ज़्यादा, तब एक बीमारी होता है। उसको कौन सी बीमारी बोलते हैं? विल्सन। उसको विल्सन नामक बीमारी, कौन सी बीमारी? विल्सन।
तो विल्सन नामक बीमारी ये किसके कारण होता है, तो कॉपर की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। और आपका कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा बोलते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, नीला थोथा। तो नीला थोथा के निर्माण में भी किसका प्रयोग होता है, आपका कॉपर का। जाहिर सी बात है, Cu मतलब कॉपर तो यहाँ प्रेजेंट है ही है ना जी। आगे इसको समझ में, तो हम लोग कॉपर के बारे में पढ़ लिए, जिसको तांबा कहा जाता है। ये चांदी के बाद विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, हिस्टोरिकल मेटल है। फिर मैंने बताया इलेक्ट्रिक वायर बनाने में इसका यूज होता है। क्यूप्राइट या रूबी कॉपर, मैलेकाइट, कॉपर ग्लास, ये सब इसके और हो जाएंगे, एस्क हो जाएंगे। पीतल का निर्माण तांबा और जिंक से होता है, तांबा मतलब कॉपर। टीन का, अब उसके बाद कांसा का निर्माण टीन और तांबा से होता है। और जर्मन सिल्वर का निर्माण निकल, तांबा और जिंक के मिलने से होता है। कॉपर की मात्रा ज़्यादा होने पर विल्सन नामक बीमारी होता है। और कॉपर का प्रयोग नीले तत्व अर्थात कॉपर सल्फेट बनाने में होता है। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, कॉपर तो हो गया, अब आगे बात करते हैं जिंक, है ना। अब आगे बात करते हैं जिंक। चलो एक दो आपका मेटल और है जो मेन है, जिंक। तो जिंक के बारे में क्या ध्यान रखना है कि जिंक, इसका प्रयोग आर्टिफिशियल टीथ बनाने में, आर्टिफिशियल टीथ बनाने में इसका प्रयोग होता है, पहला चीज़ तो। दूसरा, चूहे मारने की दवा बनाने में, चूहे मारने की दवा बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तीसरा आपको ध्यान रखना है, इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में। हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन इसका स्त्रावण अग्नाशय ग्रंथि से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन के फॉर्मेशन में, इसके निर्माण में कौन सा आपका एलिमेंट है, ये आपका सहायता प्रदान करता है, तो आपको बताना है इंसुलिन, है ना। ये हमारा बॉडी में इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। कौन, आपका जिंक। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है जी, क्या आपका जिंक, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन आप लोग को पता ही होगा, जब इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है हमारे बॉडी में तो मधुमेह नामक बीमारी होता है, ठीक है। चलो जिंक के बाद आपको लिखना है पारा मैंने बताया था, ये आपका कमरे के तापक्रम पर, ये कमरे के तापक्रम पर कौन सा अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा की अगर मैं और की बात करता हूँ, एस की बात करता हूँ, तो पारा का सीने बार हो जाएगा, क्या होगा आपको जी, सीने बार, ठीक है। इसका प्रयोग आपका थर्मामीटर में होता है, थर्मामीटर में, साथ ही साथ बैरोमीटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, पारा का। और पारा पारा आपको पारा को किस में रखा जाता है, लोहे की पात्र में। पारा को लोहे के पात्र में रखा जाता है ना। और इसकी अधिकता से एक बीमारी होता है पारा की अधिकता से, जिसको क्या बोलते हैं, मिनी माता, जिसको मिनी माता डिजीज के नाम से जानते हैं। कौन सा डिजीज, मिनी माता डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये मैंने किसके बारे में बता दिया आप लोग को, पारा के बारे में भी मैंने आप लोग को बता दिया। सभी बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और पारा के बारे में एक चीज़ और, इसको क्विक सिल्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं ना। पारा को आपका एक चीज़ और लिख रहा हूँ, पारा को आपका इसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, क्विक सिल्वर के नाम से भी आपका जाना जाता है, ठीक है। चलो अब एक मेटल और है जो इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ लेते हैं, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सभी को पता होगा 92, है ना। इसी को आपका मेटल ऑफ होप, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं, ठीक है। और इसी को आपका येलो केक, इसी को येलो केक, मेटल ऑफ होप और येलो केक के नाम से जानते हैं। यूरेनियम का प्रयोग आपका नाभिकीय रिएक्टर में होता है, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, है ना। आगे बात करते हैं, ये आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव क्या है जी, आपका एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो अल्फा बीटा और गामा रेस, ऐसा एलिमेंट जो अल्फा बीटा और गामा रेस को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसको क्या बोलता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यूरेनियम क्या आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ध्यान रखना है। इसके और की बात करते हैं, एस की बात करते हैं, तो आपका पिच ब्लेंड है ना, पिच ब्लेंड इसका और हो जाएगा। और इसका जो प्रयोग परमाणु बम बनाने में होता है ना, इसका मैं अगर प्रयोग की बात करता हूँ तो इसका प्रयोग किस में होता है, आपका परमाणु बम, इसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके दो समस्थानिक है भैया, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, है ना, यूरेनियम 235 और आपका यूरेनियम 238, इसके क्या आपका दो समस्थानिक है, दो आइसोटोप है। सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट जो आपका मेटल्स है सबको बता दिया। वापस देखिए क्या क्या चीज़ मैंने आप लोग को बताई, स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मेटल नॉन मेटल में मैंने डिफरेंस पढ़ा है, इसके बाद मैंने बताया भैया आपको इंपॉर्टेंट मेटल्स के बारे में पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले सोडियम पढ़े, सोडियम के कंपाउंड पढ़ाया, उसके बाद मैग्नीशियम पढ़े, मैग्नीशियम के बाद मैंने पढ़ा आप लोग को कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैंने आप लोग को बताया किसके बारे में, कैल्शियम के बाद मैंने बताया पोटेशियम, पोटेशियम के बाद मैंने आप लोग को बताया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद मैंने आप लोग को बताया किसके बारे में, आयरन, आयरन के बाद मैंने आप लोग को बताया
आयरन के बाद मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया जी, आपका लेड, लेड के बाद चांदी है ना, चांदी के बाद मैंने सोना के बारे में बताया, सोना के बाद मैंने तांबा के बारे में बताया, तांबा के बाद मैंने आप लोग को जिंक के बारे में बताया, जिंक के बाद मैंने यूरेनियम के बारे में बताया। इस प्रकार से आज मैंने पूरे जो इंपॉर्टेंट मेटल्स है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं इन सब के बारे में आप लोग को बता दिया। थोड़ा स्पीड चला हूँ क्योंकि क्लास लंबा हो जाता है ना, कोशिश की मैंने किया है कि ज़्यादा लंबा ना जाए है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी क्लास अटेंड करने से फिर चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए। दूसरा पार्ट, इसके पहले पार्ट मैंने लाइव लिया था, उस पहले पार्ट को मैंने लाइव लिया था, वो भी क्लास आपका अपलोडेड है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो बिल्कुल देखिएगा। ये आपका मेटल मैंने कंप्लीट करा दिया। अब जो इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है वो कराऊंगा, और साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल, अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसमें नॉन मेटल है पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोग को पूरा बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।